हेलो, मेरा नाम स्टीफन हॉकिंग है, एक फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉट और एक ड्रीमर। हालांकि मैं चल नहीं सकता और एक कंप्यूटर के जरिए बात भी करता हूं, लेकिन मेरा दिमाग ऊंची उड़ानें भर रहा है। उसे किसी मदद की जरूरत नहीं है। मैं यूनिवर्स से हूं। मैं अहम सवालों के जवाब ढूंढते रहता हूं, जैसे लाइफ का मतलब क्या है? क्या इस खूबसूरत बेजोड़ दुनिया में हमारे होने का कोई रीजन है? मैं पता लगाना चाहता हूं। जिंदा रहने का मतलब क्या है? जरा सोचो, इंसान होने का मतलब है सच की लिमिट्स पर जीना। आप खुद को देखते हो, हम इंसान बड़े क्यूरियस क्रिएचर्स हैं। अब सवाल पूछते हैं, जवाब ढूंढते हैं। क्या हम इस सबसे बड़े सवाल का जवाब दे सकते हैं? क्या लाइफ का कोई मतलब है? आप सोच सकते हो कि यह जमावड़ा फिलॉसफी का है, लेकिन मैं जानता हूं, मुझे लगता है कि फिलॉसफी खत्म हो चुकी है। मुझे लगता है कि साइंस इसका जवाब दे सकती है। साइंस ने सब कुछ बदल दिया है, न सिर्फ हमारे आसपास की दुनिया, बल्कि खुद को देखने का हमारा नजरिया भी। इन डिस्कवरीज के बारे में हम जो भी कहें वो कम होगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने हमें कॉमन सेंस को भी पीछे छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। जब हम इंसान को साफ साफ देखते हैं तो हम बेजोड़ लाइफ देखते हैं। हम जीते हैं, प्यार करते हैं और लाइफ को एंजॉय करते हैं। कभी कभी लॉ को तोड़ते हैं और गलत काम करने लग जाते हैं। हम सभी की उम्मीदें, सपने और ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन लाइफ का मतलब जानने से पहले हमें यह मानना होगा कि यह सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ फिजिक्स है। आपने खुद देखा, पूरा यूनिवर्स नेचर के नियमों से चलता है, जैसे ग्रेविटी। ये लॉ हर चीज, चाहे वो एटम्स के अंदर की हलचल हो या विशाल कॉन्स्टेलेशंस का एक दूसरे से इंटरेक्शन, टकराती है। मैं नहीं समझ पाता कि हम इंसान इन नियमों से अछूते कैसे रह सकते हैं। आखिर हम भी तो उन्हीं बेसिक चीजों से बने हैं और उन्हीं प्रिंसिपल्स पर काम भी करते हैं। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये एक्सप्लेन करना है कि हम इंसान क्या हैं और कैसे हम छोटे और इनसिग्निफिकेंट क्रिएचर्स हैं जो एक विशाल, पुराने और ज्यादा खूबसूरत यूनिवर्स से जुड़े हैं, जिसने हम सभी को बनाया है। तभी हम पता लगा पाएंगे कि हमारी लाइफ का कोई मतलब है या नहीं, और शायद वो मतलब क्या है। इस अनोखे सवाल का जवाब पाने की पहली कोशिश की गई। इस एपिसोड को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो एक बार लाइक का बटन दबा के आज्ञा दो तो वीडियो चालू करें। दबा दिया? थैंक यू। तो सब्सक्राइब का है बगल में, वो भी दबा दो। वो भी दबा दिया? चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। वो आदमी जिसका नाम रेने डेस्कर्ट था। डेस्कर्ट को आप मॉडर्न फिलॉसफी का जनक कह सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में वो साइंस के जनक थे। ये डेकार्ट ही थे जिन्होंने पहली बार कहा था कि इंसान दो बेसिक चीजों से बना है, बॉडी और माइंड। उन्होंने बॉडी की बनावट के हिसाब से अपनी ड्राइंग्स बनाई। उनके हिसाब से हमारा शरीर भी क्रिएचर्स को देखता है, वैज्ञानिक मशीन। लेकिन उन्हें यकीन था कि माइंड पूरी तरह से अलग था। उन्होंने इसे एक छोटे से थॉट एक्सपेरिमेंट से भी साबित कर दिया। उन्होंने कल्पना की कि उनके पास बॉडी नहीं है और वो एक घोस्ट की तरह हवा में उड़ रहे हैं। हालांकि ये अजीब है, लेकिन ये करना आसान था। फिर ये कल्पना करने की कोशिश की कि उनका ब्रेन नहीं है, लेकिन वो ये नहीं कर पाए। जाहिर है, बिना ब्रेन के आप कुछ भी कैसे इमेजिन कर सकते हो। फिर उन्होंने इसे एक लाइन में बताया, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। उनका मानना था कि फंडामेंटली बॉडी और माइंड दो अलग अलग चीजें थीं। ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, सिर्फ ये पता करके ही हम जानेंगे कि लाइफ का मतलब वैज्ञानिक तौर पर क्या है। इस मामले में भी डेकार्ट अपने समय से काफी आगे थे। उन्होंने कहा कि हमारा ब्रेन पीनियल ग्लैंड से निकला है, जो हमारी रीढ़ की ऊपरी एज पर बना एक छोटा सा उभार है, जुड़ा हुआ है। हालांकि वो पूरी तरह से सही नहीं थे, लेकिन डेकार्ट जरूरत के बहुत करीब थे। आज हम ये भी जानते हैं कि हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का प्रोडक्ट है। वो पार्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं उसे छेड़ नहीं सकता। मैं देने में विश्वास रखता हूं। इंसान का ब्रेन हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हम कुछ भी समझ ही नहीं पाते। इसके अंदर उतने ब्रेन सेल्स हैं जितने हमारी गैलेक्सी में
स्टार्स हैं। 1000 करोड़ थोड़ा ज्यादा पीछे हो सकता है। जब ये आपस में गूंथे होते हैं तो हमारे यूनिवर्स के स्टार्स के कॉन्स्टलेशन से कहीं ज्यादा कनेक्शंस बनते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि ब्रेन स्टडी करना न्यूरोसाइंस का काम है, लेकिन ब्रेन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरह ही है। ये सिर्फ बेसिक फोर्सेस पर काम करता है, तो ये सोचने की फिजिक्स की बात हो जाती है। तेज कॉम्प्लेक्स फिजिक्स। एक फिजिसिस्ट के तौर पर मैं इंसान के माइंड को यूनिवर्स के सबसे अहम पार्ट्स में से एक मानता हूं। मैं इसे एक अनोखी क्रिएशन मानता हूं। अगर हमें पता होता कि हमारा ब्रेन यूनिवर्स को कैसे समझता है, तो हम पता लगा लेंगे कि इसका कोई मतलब भी है या नहीं। प्राचीन ग्रीकों ने पहली बार यह सवाल उठाया था कि क्या माइंड भी नेचर के नियमों का पालन करता है। यह कुछ ऐसा था जिसे अगले 20 सदियों तक अधर में रखा जाएगा, पड़ा हुआ है। आखिर अगर हम सब एक ही हैं, तो लाइफ का क्या मतलब है? शायद कोई मतलब नहीं है। नहीं, हमें इतनी जल्दी ऐसा नहीं करना चाहिए। इस नदी का आनंद ले रहे हैं जो कई कॉटेजों के बीच से बहती है। इन लोगों की बॉडीज उनके माइंड से कंट्रोल होती है। अब कैम्ब्रिज में ही एक नॉर्मल इंसान का दिन लो। 3 लड़के केन नदी में एक अच्छा दिन हो रहा है और ये एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आप एक दूसरे को और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझ सकते हो। ये एक गाना भी बजा सकते हैं, एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। इनकी दुनिया बेमतलब नहीं है, मामला पूरी तरह से अलग है। इनकी दुनिया का एक मतलब है। इनके लिए एक दूसरे को देखना भी बहुत मायने रखता है, इस हद तक कि लोग लापरवाह हो जाते हैं। साइंस के लिए यह पता लगाना शायद मुश्किल है कि वो मतलब कहां छिपा है, लेकिन इसका यह भी मतलब है कि तो हमें यह भी समझना होगा कि हम में कॉन्शियसनेस क्यों है। इसी तरह से आप जानते हो, साइंस के सबसे बड़े प्रिंसिपल्स में से एक आया इवोल्यूशन की थ्योरी। हम जानते हैं कि अर्थ पर हर चीज बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स से बनी है, जिन्हें अमीनो एसिड्स कहते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बेरहमी से टकराए, तब व्हेल पहला ऑर्गेनिज्म बना। कई 100 करोड़ सालों में उन ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हुआ और आखिर में ब्रेन वाले कई सेल वाले क्रिएचर्स अस्तित्व में आए। कॉम्प्लेक्स क्रिएचर्स को ब्रेन की जरूरत होती है, जो उनकी मदद से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, है ना? वो अपने आसपास की दुनिया पर रिएक्ट करते हैं और आगे की सोचते हैं। एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट को जितना ज्यादा जानता है, वो उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होता है और आखिरकार कॉन्शियसनेस इतनी डेवलप हुई कि हर लिविंग बीइंग का खुद को समझने लगा। हम वही सेल्फ नोइंग बीइंग्स हैं जिन्हें इवोल्यूशन ने कॉन्शियसनेस की पावर दी है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक बायोलॉजिकल फ्रेमवर्क आखिरकार कैसे सोच, महसूस या किसी चीज का मतलब भी बता सकता है? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, लेकिन हां, कॉन्शियसनेस के डेवलपमेंट से जुड़ी कई थ्योरीज हैं। 1970 के दशक में जॉन कॉनवे नाम के एक मैथमेटिशियन ने, जिनकी कैम्ब्रिज में अनजाने में मौत हो गई थी, एक बड़ी डिस्कवरी की। उन्होंने गेम ऑफ लाइफ नाम का एक छोटा सा सिमुलेशन बनाया। इसने दिखाया कि ब्रेन जैसी कॉम्प्लेक्स चीज भी कुछ बेसिक रूल्स से कैसे चलती है। उस सिमुलेशन में एक ग्रिड था जो चारों दिशाओं में दूर दूर तक फैला हुआ था, कुछ चेस बोर्ड की तरह। उस ग्रिड का हर स्क्वायर या तो रोशन था, जिसे उन्होंने अलाइव कहा, या वहां अंधेरा था, जिसे उन्होंने डेड कहा। कोई भी स्क्वायर अलाइव है या डेड, ये उसके आसपास के 8 एरियाज में होने वाली हरकतों से तय होता था। जैसे अगर एक लिविंग स्क्वायर के आसपास कोई और लिविंग स्क्वायर नहीं है, तो रूल्स के हिसाब से ये माना जाता था कि ये भी अकेलेपन से मर जाएगा। अगर एक लिविंग स्क्वायर के आसपास 3 से ज्यादा लाइव स्क्वायर हैं, तो वो भी ओवरक्राउडिंग की वजह से मर जाएगा। लेकिन अगर एक डेड स्क्वायर के आसपास 3 लिविंग स्क्वायर हैं, तो वो भी रोशन हो जाएगा, पैदा होगा। अगर हम रोशन या लिविंग स्क्वायर्स का एक सेट लेते हैं और उसे स्टार्ट करते हैं, तो वो तय करेगा कि फ्यूचर में क्या होगा। रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। जब ये प्रोग्राम चलाया गया, तो अलग अलग शेप्स अपने आप बनने और खात्मा होने लगी। कई शेप्स एक दूसरे से टकराईं और ग्रिड पर घूमने लगी। लेकिन कई चीजें ऐसी थीं कि कई स्पीशीज एक दूसरे के कांटेक्ट में थीं। कुछ अपनी संख्या भी बढ़ा रही थी।
जैसे बच्चे जो रियल वर्ल्ड में पैदा होते हैं। बस देखो, ये कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड बहुत बेसिक रूल्स से पैदा होता है जो मूवमेंट या रिप्रोडक्शन के बारे में बात भी नहीं करते। हम मान सकते हैं कि गेम ऑफ लाइफ जैसी कोई चीज सिर्फ कुछ बेसिक रूल्स के साथ कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स पैदा कर सकती है। शायद इंटेलिजेंस भी, शायद उसके लिए हमें एक ग्रिड की जरूरत है जिसमें कई 100 करोड़ स्क्वायर हों, लेकिन ऐसे ग्रिड पॉसिबल हैं। हमारे ब्रेन में भी कई हजार करोड़ सेल्स हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि इंसान का माइंड जो मतलब पैदा करता है वो एक बहुत बड़ा, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो बहुत सिंपल रूल्स से पैदा होता है और उनका पालन करता है। इसका मतलब डेकार्ट सही थे, बॉडी और माइंड अलग हैं। बॉडी और माइंड मटेरियल चीजों से बने हैं। माइंड उस हमेशा बदलते रहने वाली चीज का प्रोडक्ट है। हमारी बॉडी हार्डवेयर है, हमारा ब्रेन सॉफ्टवेयर है। ये वही सॉफ्टवेयर है जिससे मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता पा रहा हूं। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम खड़ी होती है, हमारी केचवाहिशों की प्रॉब्लम। जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैंने फिजिक्स पढ़ने का फैसला किया। अब मुझे लगता है कि मेरा फैसला सही था, क्योंकि जिस सिचुएशन में मैं अभी हूं, मैं एक बहुत बुरा डॉक्टर साबित होता। इसका मतलब मैंने सही फैसला लिया था, या ये मेरी चॉइस नहीं थी। शायद मैं अपनी विश को लेकर कंफ्यूज्ड हूं। बात यह है कि अगर मेरा माइंड नेचर के कड़े नियमों से चलता है तो जाहिर है कि मैंने जो रास्ता चुना वो पहले से तय था। सच ये है कि वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि हम जो भी फैसले लेते हैं, कई चीजें उन्हें अफेक्ट करती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। आपको मेरी बातों का शायद बुरा नहीं लगेगा। मान लो कि हम अभी एक सर्जरी देख रहे हैं जिसे अवेक ब्रेन सर्जरी कहते हैं। इससे नर्व्स की बीमारियां ठीक होती हैं। इसमें ब्रेन पर एक इलेक्ट्रिक प्रोब का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम ब्रेन के सही हिस्से को इलेक्ट्रिसिटी से स्टिम्युलेट करते हैं तो हमारे माइंड में हाथ, पैर या चेहरे को हिलाने की इच्छा पैदा होती है। इसके लिए सही जगह पर सिर्फ 3.5 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी ही काम कर जाती है। पेशेंट को लगता है कि उसने वो फैसला लिया है, लेकिन सच ये है कि डॉक्टर ने वो फैसला दिया है। हम ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से डॉक्टर्स किसी के ब्रेन को ठीक कर पाएंगे, उसे कंट्रोल में ले पाएंगे और शायद उसे प्यार में भी डाल पाएंगे। लेकिन बेचारा आदमी सोचेगा कि वो सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहा है। सच इसके उलट है, वो उसके माइंड में फिजिक्स का एक जादू होगा। कई लोगों को ये सोच डरावनी लगती है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे हमारी इंसानियत खत्म हो जाएगी और हम न सिर्फ एक मशीन बन जाएंगे, बल्कि एक ऐसी मशीन जो बुरी ताकतों के हाथों की कठपुतली होगी। मैंने शायद फिजिक्स और बायोलॉजी के बीच चुनाव करने का फैसला नहीं किया था। शायद फिजिक्स के नियमों ने पहले ही मेरे करियर का फैसला कर लिया था। ऐसा शायद ना हो। अब हम हमेशा नेचर के नियमों से कुछ भी अंदाजा नहीं लगाते, है ना? हम हमेशा बता नहीं सकते। क्या आप सिर्फ फिजिक्स का इस्तेमाल करके ये अंदाजा लगा सकते हो कि एक डाइस पर कौन सा नंबर आएगा? अगर हम इसे एक बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम से जोड़ते हैं तो ये कुछ भी अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल हो जाता है। आपको ऐसे सिस्टम को देखने के लिए असल में दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप इसे पहले से जानते हो। हम हमेशा बदलते मौसम पर नजर रखते हैं, खासकर जब हम गर्मियों में दावत करने वाले होते हैं। क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर मेहमानों को इनवाइट करने से पहले हमें पता होता कि मौसम सुहावना रहेगा? हमारा एटमॉस्फेयर गर्मी और प्रेशर पर रिएक्ट करता है, जिससे बादल और तूफान बनते हैं। लेकिन यह भी सच है कि एक सुहावने दिन का अंदाजा लगाना ज्यादा आसान है। हम जानते हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम बस ये बता नहीं सकते कि एक खास जगह पर, एक खास समय पर मौसम कैसा रहेगा। हम मामूली मॉडल्स का इस्तेमाल करके मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। कंप्यूटर हर छोटी सी चीज का ध्यान रख सकता है, लेकिन उन छोटी चीजों के बड़े कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं। शायद अमेज़न में एक तितली अपने पंख फड़फड़ा रही हो और यहां आपकी दावत खराब हो जाए। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। मुझे लगता है कि हमारा ब्रेन भी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है।
जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर। हम भी फिजिकल रूल्स का पालन करते हैं, लेकिन हमारे बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आप जानते हो, माइंड हमारे सिर के अंदर के मौसम की तरह है। हमारी विश प्रोसेस तब सामने आती है जब इस बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम के सामने कोई चॉइस आती है। मैं आपको यह समझाता हूं। कल्पना करो कि एक आदमी रात में उठता है और उसे प्यास लगती है। अब मान लो कि इंसान का ब्रेन, उसके बारे में मेरी राय सही है और इंसान का माइंड नेचर के नियमों से चलता है। हमारी विश अब कहां आती है? उसे कुछ चुनने का मौका देते हैं। वो अपनी प्यास बुझाने के लिए ऑरेंज या एप्पल जूस पी सकता है। जैसे ही उसे एप्पल जूस की महक आती है, उसके न्यूरॉन्स जाग जाते हैं और उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। उसे एप्पल ऑर्चर्ड में बिताए वो सुनहरे पल याद आते हैं। वो तुरंत फैसला करता है। उसका फैसला किसी को हैरान नहीं करता, वो बस ऐसा करता है। हम उसकी चॉइस को उसकी विल कहते हैं, लेकिन ये चीज भी फिजिक्स से ही जुड़ी है। पीछे मुड़कर देखूं, मैंने भी एक फिजिसिस्ट बनने का फैसला किया था। मैं उसके बारे में ऐसा ही सोचता हूं। मैं कह सकता हूं कि वो मेरी विश थी, क्योंकि डिजायर भी कॉम्प्लेक्स फिजिक्स को देखती है और जब वो काम हो जाता है, जब हम कोई फैसला लेते हैं। लेकिन अगर हमारी चॉइस सिर्फ फिजिक्स है, तो कहीं क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम खुद ही भ्रामक हैं और लाइफ का कोई मतलब नहीं है? जवाब पाने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा और नेचर के सच पर भी सवाल उठाना होगा। ट्रुथ। हम में से ज्यादातर लोगों की ट्रुथ के बारे में एक आम धारणा है कि हमारे आसपास की दुनिया असल में हमारी साइड पर नहीं है। इसमें कई ऐसी अजीब चीजें हैं जो असल में हैं, लेकिन साइंस हमारी इस बेसिक राय से पर्दा हटाने की कोशिश कर रही है और लाइफ का मतलब जानने की कोशिश कर रही है। अब बस इस छोटी बच्ची जो मोंजा कोलो, जो इटली के एक भीड़ भाड़ वाले मार्केट में चल रही है, उसके लिए रियलिटी आवाज, रंग, स्वाद और महक है, जो उसके सेंस उसके ब्रेन को भेज रहे इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। अगर हम मान लें कि ब्रेन भी हमारे सिर के अंदर के मौसम सिस्टम की तरह है, ये फिजिक्स पर बेस्ड है, लेकिन इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सच खुद ही टूटने लगता है। ये हर किसी के लिए अलग है। मेरे लिए रियलिटी शायद आपकी नहीं है या इस मछली की भी नहीं है। इसकी रियलिटी इस गोल फिश बाउल तक ही लिमिटेड है। सब कुछ बंद और ढका हुआ है। मोंजा में लोगों को लगा कि बेचारी मछली को ऐसी सच्चाई के बीच रहना पड़ा और उसे ऐसे रखना सही नहीं है। इसीलिए यहां इस पोल पर गोल्ड फिश बाउल को बैन कर दिया गया। एक साइंटिस्ट के तौर पर मेरी राय है कि ऐसे रूल्स सही नहीं हैं। चाहे एक गोल्ड फिश की विजन हमारी जैसी हो या नहीं, क्या इसका मतलब यह है कि वो एक खराब रियलिटी में जी रही है? अब मान लो कि ये गोल्ड फिश एक जीनियस है। हालांकि वो इस दुनिया को वैसे नहीं देख सकती जैसे हम देखते हैं, वो फिर भी नेचर के नियमों से चलती है। एटीट्यूड कैलकुलेट करने का मैथमेटिक्स अलग है, लेकिन फिजिक्स वही रहेगी। अगर ये मछली इतनी स्मार्ट है कि वो अंदाजा लगा सके कि पुलिस वाले की मोटरसाइकिल किस स्पीड से चल रही है, क्या वो भागने के लिए सही डायरेक्शन और सही समय का भी अंदाजा लगा सकती है? मुझे नहीं लगता कि एक ट्रुथ दूसरे से बेहतर है। इसका मतलब है कि जो लोग ट्रुथ को देखते हैं, वो माइंड में होता है। जब हम इसके बारे में सोचते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारी विजन किसी भी तरह से सही नहीं है। हमें लगता है कि हमारे आसपास की दुनिया वही है जो इंसान अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन हमारी सोच भी सही नहीं है। हमारी आंखें सिर्फ एक छोटी सी जगह में अच्छी तरह से देख सकती हैं, हमारे अंगूठे के बराबर स्पेस तक हाथ दूर। हमारी आंखें हमारे ब्रेन के ऑप्टिक नर्व को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजती हैं, जहां ये नर्व हमारी आंखों से जुड़ती है। वो स्पॉट का मतलब है कि हमारी आंखों में दो ब्लाइंड स्पॉट हैं, लेकिन हम अपनी दुनिया को दो ब्लैक होल की तरह नहीं देखते। इसका कारण ये है कि हमारे सबसे अच्छे नंबर्स में से एक, जिसे ब्रेन कहते हैं, हमारा ब्रेन सभी गैप्स को भरता है और आंखों से सबसे छोटे सिग्नल को बाहर की दुनिया में ट्रांसमिट करता है, उसे एक 3 डायमेंशनल मॉडल में बदल देता है। हम इन मेंटल मॉडल्स को ट्रुथ कहते हैं, लेकिन ये जानने से हम लाइफ के मतलब को समझने के कितने करीब आएंगे? अगर हां, तो वो मतलब कहां से मिलेगा? इसका मतलब है कि दुनिया में ट्रुथ जैसी कोई चीज नहीं है। देखो, पहले ये बुरी खबर लगी,
अगर ट्रुथ भी हर इंसान के माइंड में बना एक मॉडल है, जितना अजीब लगे ये ट्रुथ के बारे में हमारी राय पर शक करना सही है। लेकिन मुझे लगता है कि लाइफ का मतलब जानने के लिए हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा कि क्या कोई इंडिपेंडेंट ट्रुथ है या नहीं। चलो अब एक साइंस फिक्शन फिल्म का एटमॉस्फेयर लेते हैं। हमारे आसपास की दुनिया असल में किसी और माइंड ने बनाया एक बहुत बड़ा सिस्टम है। एक विशाल सुपर कंप्यूटर हमें हर तरह के सेंस देता है जिससे हम देखते, सुनते या महसूस करते हैं। लेकिन सच ये है कि हमारे पास कोई सेंस नहीं है, न ही हमारी बॉडी मौजूद है। हम बस एक जार में बंद माइंड की तरह हैं। हालांकि ये अजीब लगता है, लेकिन ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है, सिमुलेशन की थ्योरी। हम अब जानते हैं कि हम जो भी ट्रुथ देखते हैं वो हमारे माइंड में एक बहुत पावरफुल सुपर पावर है जो एक कंप्यूटर से दिया गया है, और वो सिमुलेशन इतना सटीक है कि हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलता। लेकिन अब असली बात सुनो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। डेकार्ट सही थे, हम सोचते हैं इसलिए हम हैं। ये हैमबर्गर भी शायद एक कंप्यूटर कोड से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसे खाने की हमारी इच्छा है। अब भूख लग रही है। हालांकि हम एक सिमुलेशन में हैं, हाँ, लेकिन हमारे पास एक ब्रेन है। तो जिस ट्रुथ को हम जान सकते हैं उसकी असलियत पर शक करके कुछ हासिल नहीं होगा। हमें यह मानना होगा कि कोई बेसिक लिमिट है। इस टेबल को लो। हम कैसे जानते हैं जब हम बाहर होते हैं कि यह टेबल कमरे के अंदर है, जब हम इसे देख भी नहीं सकते? ऐसा भी हो सकता है कि टेबल कमरे से निकल जाए, शायद वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाए, या शायद चांद तक भी। इतनी लंबी यात्रा के बाद शायद वो आपके फिर से अंदर आने से पहले कमरे में लौट आए। माना ऐसा शायद ही हो सकता है, लेकिन हो सकता है। हम मानते हैं कि जब हम वहां नहीं थे तब भी टेबल वहीं थी। ये ट्रुथ को सम्माननीय मानने का हमारा सबसे अच्छा मॉडल है। हम साइंस में भी ऐसा ही करते हैं, यूनिवर्स के काम करने के तरीके के बारे में। ग्रीक पहले थे जिनके पास ऐसा साइंटिफिक मॉडल था। मुझे अपना मॉडल बनाने दो। प्राचीन मॉडल बनाया गया था। उन्होंने कहा कि अर्थ एक बड़ा स्फेयर है जो घूमता नहीं है, बल्कि यूनिवर्स का सेंटर है और फिक्स है। लेकिन बाद में कोपर्निकस और गैलीलियो जैसे साइंटिस्ट्स ने उन्हीं चीजों के लिए एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत अनोखा मॉडल बनाया। उन्होंने कहा कि अर्थ अपनी जगह पर घूमती है और दूसरे प्लैनेट्स के साथ वो सूरज के चारों ओर भी घूम रही है। लेकिन दोनों व्यूज सही नहीं हैं, ये माना जा सकता है, क्योंकि वो भी मॉडल्स थे, और हर मॉडल की तरह वो भी सिर्फ मॉडल्स थे जो हमारे माइंड ने बनाए थे, हमारी सोच के आधार पर बने थे। सच ये है कि हम फिजिसिस्ट हमेशा ऐसे मॉडल्स बनाते हैं, लेकिन उन मॉडल्स की सच्चाई को साबित करना इम्पॉसिबल है। 1960 के दशक में इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मिला, जब फिजिसिस्ट्स ने बहुत छोटे पार्टिकल्स की थ्योरी दी, यानी क्वार्क्स। उन्होंने कहा कि उन्हीं क्वार्क्स से बहुत छोटे हार्ड प्रोटॉन्स बनते हैं। उस थ्योरी या मॉडल के अनुसार ये क्वार्क्स एक फोर्स से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और उन्हें जितना हो सके अलग करने की कोशिश करने पर वो फोर्स बढ़ती जाती है, जैसे वो क्वार्क्स छोटी रबर बैंड से बंधे हों। इस मॉडल का यह भी मतलब था कि कोई भी कभी भी एक सिंगल क्वार्क को देख नहीं सकता था। पहले कुछ लोगों ने शक जाहिर किया, जब कोई चीज कभी देखी नहीं जा सकती तो क्या हम कह सकते हैं कि वो है? क्या ये कहना सही होगा कि क्वार्क्स हैं? स्विट्जरलैंड के सर्न में इस विशाल पार्टिकल एक्सीलरेटर की मदद से साइंटिस्ट्स क्वार्क्स और दूसरे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का पता लगाने में लगे हैं। दो प्रोटॉन्स को बहुत तेज स्पीड से टकराकर हम नेचर के सबसे छोटे पार्टिकल्स के बिहेवियर का पता लगा पाते हैं। हालांकि हमने अभी तक सीधे प्रोटॉन क्वार्क्स को नहीं देखा है। मैं आपको बता दूं, क्वार्क मॉडल में हमने उन पार्टिकल्स के बिहेवियर को जरूर देखा है। तो क्वार्क क्यों है? जवाब ये है कि ये असल में है, लेकिन जब तक ये मॉडल्स में है, ये सच है। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। इसे मॉडल बेस्ड ट्रुथ कहते हैं। मुझे लगता है कि इसकी मदद से हम लाइफ के ट्रुथ तक पहुंच सकते हैं। मेरा मानना है कि साइंस ने हमें एक बहुत अच्छी बात सिखाई है। हम इंसान असल में बहुत कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मशीनें हैं जो नेचर के नियमों के अनुसार काम करती हैं।
हमारा माइंड, हमारा कॉन्शियस माइंड न्यूरॉन्स के एक असाधारण नेटवर्क से बना है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है। वो कॉन्शियस माइंड हमारे आसपास की दुनिया का एक सिंगल 3 डायमेंशनल मॉडल बनाता है, एक ऐसा मॉडल जिसे हम ट्रुथ कहते हैं। लेकिन ट्रुथ उतना नहीं है जितना हम हर दिन लाइफ में देखते हैं। जमीन पर और स्पेस में टेलीस्कोप्स की एक सीरीज ने हमारे सेंस को नई ऊंचाइयां दी हैं और उनकी मदद से हम गहरे स्पेस में देख सकते हैं, पहले से ज्यादा मॉडल्स बना सकते हैं। जैसे जैसे हम यूनिवर्स की गहराई में जाते हैं, हमारा ट्रुथ लगातार बड़ा और बड़ा होता गया। एक समय पर जहां हम आसमान में कुछ दरारें देखते थे, वहां अब हमारे अपने सूरज जैसे स्टार्स हैं, जिनमें से कई के अपने प्लैनेट्स और मून्स हैं। फिर दूर के कॉन्स्टेलेशंस दिखाई दिए, जिनमें कई 100 करोड़ और स्टार्स मौजूद थे। हम अपने पास्ट में भी जानते हैं और हमने यूनिवर्स का जन्म भी देखा। हमारे यूनिवर्स का ये 1370 करोड़ साल पुराना इतिहास हमारे माइंड में एक मॉडल की तरह कैद है। लेकिन लाइफ का मतलब ढूंढने की कोशिश हमें कहां ले जाएगी, इसका जवाब मेरी नजरों में काफी साफ है। वो मतलब असल में ट्रुथ के मॉडल का एक हिस्सा है जो हम अपने माइंड में बनाते हैं। अब इस माँ और बच्चे को लो, दोनों के अपने अपने कॉन्शियस माइंड में ट्रुथ का अपना सेंस है, वो मॉडल्स बनाते हैं। बच्चा अपने आसपास के स्पेस को बहुत सावधानी से मॉडल करता है, लेकिन उसे शायद ये ना पता हो कि वो अभी 5वीं मंजिल पर है। माँ का माइंड भी ट्रुथ की एक तस्वीर बनाता है उसके लिए। अपने बच्चे के लिए उसका प्यार उतना ही सच है जितना उसके हाथ में फोन। ये भी कहा जा सकता है कि हमारे माइंड ने सारे ट्रुथ को नहीं समझा, ये हमारी फीलिंग्स और मतलब का भी अंदाजा लगाता है। प्यार और सम्मान, सही और गलत, ये सब उस यूनिवर्स का हिस्सा है जिसे हमने अपने माइंड में बनाया है। ठीक वैसे ही जैसे वो टेबल किसी प्लैनेट या कॉन्स्टेलेशन से बड़ी है। ये एक अजीब बात है कि हमारा ब्रेन असल में पार्टिकल्स का एक कलेक्शन है। ये फिजिक्स के नियमों का पालन करता है और न सिर्फ ट्रुथ का अनुमान लगाता है, बल्कि उसे मतलब भी देता है। लाइफ का मतलब वो है जो आप उसे देना चाहते हो। मुझे लगता है कि हम सभी यूनिवर्स को मतलब दे रहे हैं। एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन ने एक बार कहा था कि हम सब यूनिवर्स का एक रूप हैं। लाइफ का मतलब सिर्फ हमारे माइंड की सीमाओं के अंदर ही रह सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि लाइफ का मतलब कहीं और नहीं बल्कि हमारे माइंड में छिपा है। तो कई तरह से हम सबसे बड़े क्रिएटर्स हैं। उम्मीद है आपको मिस्टीरियस टीवी का यह एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। मिस्टीरियस टीवी को जरूर सब्सक्राइब करना और हाँ, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट और लाइक का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।